आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री के मॉडल सेट 2 के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन को एकदम कंप्लीट एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि इसका आंसर क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और कहाँ से हो रहा है, हर एक चीज बताऊंगा। और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना, उसको भी सॉल्व करके दिखाऊंगा कि आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है, यानी कि कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको केवल आंसर की नहीं बता दूंगा कि इसका ये आंसर होगा, इसका ये आंसर होगा, बल्कि ये भी बताऊंगा कि ये जो आंसर हो रहा है क्यों हो रहा है, हर एक चीज बताने वाला हूं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। और देखिए इससे पहले मैंने आपको सेट 1 बता दिया है। अगर आपने सेट 1 का वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले सेट 1 के वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि सेट 1 में मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन बताया था कि किस प्रकार से हो रहा है, हर एक चीज बताया था सेट 1 में भी। और सेट 2 में भी मैं आपको उसी प्रकार से बताऊंगा जिस प्रकार से मैंने आपको सेट 1 में बताया था। अगर आप हिंदी मीडियम से है या फिर इंग्लिश मीडियम से है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपको हर एक चीज समझ में आएगा। और देखिए ये जो आपका क्लास 11 का केमिस्ट्री है, इसमें कुल मिलाकर 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपके 35 मार्क्स के होने वाले हैं। बात करें अगर टाइम का, तो यहाँ पर कुल मिलाकर 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। और देखिए जैक बोर्ड का जितना भी मॉडल सेट आया हुआ है, चाहे क्लास 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो या फिर 12th का हो या किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चले जाइए, वहां पर हर एक प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिलेगा और आप आसानी से हर एक वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है क्या है, देखिए कि यहाँ पर देखिए क्या है कि द मोलिकुलर मास ऑफ SO2 इज, ठीक है, यहाँ पर आपको दिया गया है सल्फर डाइऑक्साइड। इसका आपको क्या क्या लिखना है, मोलिकुलर मास यानी कि आणविक द्रव्यमान। तो आप सभी को पता होगा एस का कितना होता है, 32 होता है, ठीक है, और ओ का होता है हमारा 16। यहाँ पर 2 ओ है तो 16 दूना 32 हो जाएगा, और 32 और 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 64। तो 64 यू इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र है। देखिए बहुत ही सिंपल है, ये आप क्लास 10 से पढ़ रहे हैं। बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6 ही तो होता है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है इसका सही हो जाएगा। देखिए बेंजीन का थोड़ा स्ट्रक्चर आप याद रखिएगा, जैसे बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। अभी आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, कुछ इस प्रकार से आपको पढ़ने को मिलेगा। थोड़ा सही ढंग से मैं बना देता हूँ, कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। ऐसे होता है बेंजीन का संरचना, आप यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर बोल दे सकते हैं। ये हो गया हमारा बेंजीन। ऐसे आप क्लास 10th में भी बेंजीन के बारे में पढ़े थे, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये एनटीपी जो है इसके बारे में मैंने आपको बताया था सेट 1 में, शायद आपको याद होगा, ठीक है। यहां पर क्या बोला जा रहा है कि एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन होता है, कितना होता है आप याद करिए, मैंने वहां पर आपको पढ़ाया था, होता है 22.4 लीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को कहते हैं, क्या कहते हैं, और ये चीज भी मैंने आपको बताया था सेट 1 में, ठीक है। क्या कहते हैं याद करिए, उसको हम लोग बोलते हैं मोलरता, ठीक है। जब विलय के मोलों की संख्या की बात होती है तब उसको बोलते हैं मोलरता, यानी कि मोलरिटी बोलते हैं। क्लियर है, 4 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर, कि इनमें से कौन तापमान के साथ परिवर्तित नहीं होता, ठीक है। मैंने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि वो कौन सा चीज है जो तापमान के साथ चेंज नहीं होता है, टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोलरता, ठीक है। यहाँ पर इसका हो जाएगा इंग्लिश अगर बोला जाए तो मोलरिटी, मोलरिटी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो मोलरता है ना ये तापमान के साथ चेंज नहीं होता है। क्लियर है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि 1 मोल कार्बन के दहन से उत्पन्न CO2 गैस की मात्रा होगी। देखिए CO2 का बात हो रहा है, C का द्रव्यमान कितना होता है, C का द्रव्यमान हम सभी को पता है कि 12 होता है। अब 1 O का होता है 16, यहाँ पे 2 O है तो 16 16 32 हो जाएगा, 32 और अगर 12 जोड़ेंगे तो 2 और 2 4 और 3 और 1 4, यानी 44 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 44 ग्राम इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, इसको आप 9 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्लास 9th से आप पढ़ रहे हैं, और मैंने आपको सेट 1 में भी बताया था कि एवोगाड्रो जो संख्या होता है, एवोगाड्रो जो नंबर होता है उसका मान कितना होता है। आप सभी को जरूर से जरूर याद होगा, याद आया कि नहीं आया, बिल्कुल याद आया। कितना होता है 6.022 इंटू 10 के पावर में 23, तो यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 21 वाला ही तो होगा नहीं, ये 20 वाला ये भी होगा नहीं, 22 वाला भी होगा नहीं, क्या होता है 10 के पावर में 23, 6.022 इंटू 10 के पावर में 23 होता है एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू। क्लियर है, आगे बढ़े, आगे देखिए
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता करना है। देखिए ये जो आपका क्लास 11th है ना, इसमें आपको SPDF ये सब जो चीज़ है इसके अकॉर्डिंग हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखेंगे। और जब हमने क्लास 10th में पढ़ा था, किस में पढ़ा था, KLMN में पढ़ा था। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर सोडियम का बात हो रहा है, सोडियम यानी कि Na, इसका परमाणु संख्या होता है 11। और देखिए यहाँ पर जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, पहले होता है हमारा 1s होता है, फिर होता है हमारा 2s, फिर होता है 2p, ठीक है, फिर होता है 3s, कुछ इस प्रकार से चलते जाता है। और s में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहता है कितना रहता है, 2 रहता है। और p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रहता है, 6 रहता है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए s है, ये पूरा भर जाएगा, 2 होगा, यहाँ पर भी आपका 2 हो जाएगा, p है तो 6 हो जाएगा। तो कितना बात, 2 2 4 और 6 10, तो यहाँ पर कितना होगा, 1 होगा, तब नहीं 11 हो गया। तो ऐसा ऑप्शन है कहीं पर देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये सब के बारे में अगर आप बोलिएगा तो मैं आपको, ये जो मॉडल सेट खत्म हो जाएगा इसके बाद मैं आप लोगों को रेगुलरली क्लास लूंगा और मैं आप लोगों को हर एक चीज़ बता दूंगा। आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, अगर आप लोगों का रिक्वायरमेंट होता है तो। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि मतलब मॉडल सेट तक ही सीमित रह जाते हैं, बोलता कि नहीं सर काफ़ी है और हमें कुछ नहीं पढ़ना है। तो अगर आप लोगों का रिक्वायरमेंट होता है तो आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करिए कि सर हमें और आप अच्छे तरीके से पढ़ाइए। ठीक है, और आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है बता दीजिएगा कॉमेंट सेक्शन पर कॉमेंट करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए यहाँ पर कि क्वांटम संख्या n बराबर 3 है और l बराबर 2 है, वाली उपकक्ष होगी। ठीक है, देखिए n बराबर 3 दिया है, n बराबर कितना 3, तो इसको लिख सकते हैं 0 1 और 2। ये हो गया s, ये हो गया p और ये हो गया d। तो यहाँ पर देखिए क्या है, l का मान कितना आया, यहाँ पर बोला है ना l बराबर 2 बोला है, तो l बराबर 2 के लिए कितना है हमारा d है, l बराबर 2 के लिए यहाँ पर क्या आ रहा है, d आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर उपकक्ष निकालना है, तो देखिए यहाँ पर n कितना है 3 है और ये हमारे कितना आया d आया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे 3d बोलेंगे। क्या बोलेंगे 3d। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3d। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप और एक बात समझ लीजिए, n बराबर 3 है तो इसको लिखेंगे 0 1 2 लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है और ये चलता है हमारा n-1 तक चलता है। तो 0 वाला हो जाएगा s, 1 वाला हो जाएगा p और ये जो है ये वाला हो जाएगा हमारा d, SPD और फिर हमारा f होता है, फिर हमारा f होता है। लेकिन यहाँ पर f का तो यहाँ पर कोई काम नहीं है, इसलिए हम लोग f को नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर f तक तो गया नहीं, तो SPD हो गया। l बराबर 2 दिया हुआ है, देखिए तो l बराबर 2 के लिए, l बराबर 2 के लिए यहाँ पर क्या है d है हमारा, तो इसके लिए हम लोग क्या लिख दिए, d लिख दिए। और यहाँ पर n कितना है 3 है, तो इसलिए 3 और ये d तो 3d हो गया। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको इस प्रकार से दिया गया है, यहाँ पर He है और यहाँ पर 2s1 है। बोल रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है किस परमाणु का है। तो देखिए हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 2 होता है और यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ है, 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। और आप खुद बताइए परमाणु संख्या 3 किसका होता है, तो 3 होता है हमारा लिथियम का, होता है कि नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लिथियम। 10 का क्या हो गया, बी हो गया। कितना सिंपल है आप समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी यहाँ पर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। देखिए बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, बस सीधे क्वेश्चन नंबर 11 लिया, इसका जो भी आंसर होगा आपको बता दिया आंसर की। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें अच्छे तरीके से समझना है कि एक्चुअल में हो क्यों रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो उपकक्ष यानी कि जो सबसेल है, सबसेल का जो हम लोग एनर्जी फाइंड करते हैं ना, एनर्जी जो फाइंड करेंगे इसका, तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, n+l होता है। क्या होता है, n+l होता है। देखिए बात सिंपल है, आप एकदम 1 सेकंड में सीख जाएंगे। पहले थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप 1 सेकंड के अंदर में बना लेंगे। देखिए कैसे करना है, मजा आएगा। और आप लोग कमेंट पे कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है मेरा सेशन, जो मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स का भी आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको क्या बताया, पहले हमारा S होता है, फिर S P D और F होता है। ठीक है, तो ये पहला वाला 0, ये हमारा 1, ये हमारा 2 और ये हमारा 3। क्लियर है, चलिए एक एक करके ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पर 3D है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये 3 है तो 3 लिखेंगे 3, और यहाँ पर डी के लिए कितना होता है, डी के लिए होता है 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो 3 और 2 कितना हो गया, ये हमारा 5 हो गया। क्लियर है, आगे देखिए इसको चेक करते हैं। 4s है तो 4 का 4 और s का मान कितना है, यहाँ पर s के लिए 0, तो 0 लिख देंगे। तो 4 और 0 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आपका 4p है, 4p है तो 4 के लिए 4 और p का कितना है बताइए, यहाँ पर p के लिए 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है 5s है तो 5s लिख देते हैं, 5 का 5 और s के लिए कितना 0, तो 0 लिख देंगे। तो 5 और 0 को जोड़ेंगे तो 5। यहाँ पर बोल रहा है कि न्यूनतम ऊर्जा मैंने मिनिमम किसका है, सबसे कम किसका है, तो आप देख सकते हैं इसका सबसे कम आया क्योंकि इसका 4 आया, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, लेकिन सबसे कम किसका आया, इसका आया ना 4s का आया ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना सिंपल था बताइए, अब आप बताइए सिंपल लगा कि नहीं लगा। कितने सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं इसको। अगर मैं उतना अगर घुमा फिरा कर बात ना करूं तो SPDF आप याद रख लीजिएगा, 0 1 2 और ये 3। ठीक है, अब आप यहां से फटाफट एकदम निकाल सकते हैं। यहाँ पर D है
तो आप देख लीजिए डी का होता है 2 और ये 3, तो 2 और 3 5, ठीक है। यहाँ पर एस है तो 4 और एस का होता है 0, तो ये 4 हो गया। फिर ये भी आपका 5 हो रहा था, ये भी आपका 5 हो रहा था, ये आपका हुआ आंसर। क्लियर है? कितना मजा लगा कि नहीं लगा? एकदम लगने ही वाला है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। यहाँ पर बोल रहा कि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या दिया हुआ है 12, द्रव्यमान संख्या भी दिया है 24, तो प्रोटॉन की संख्या निकालना है। देखिए जितना परमाणु संख्या होगा वही उतना ही प्रोटॉन का संख्या भी होता है। देखिए परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन का संख्या और प्रोटॉन का संख्या हमेशा सेम टू सेम होता है। जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा, उतना ही प्रोटॉन की संख्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 12 है ना परमाणु संख्या, इसका सही आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि 12, यानी प्रोटॉन का जो संख्या होगा वो भी कितना हो जाएगा? 12 ही हो जाएगा। तो 12 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 12। क्लियर है? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षक की त्रिज्या है। देखिए हाइड्रोजन जो परमाणु है इसके प्रथम बोर कक्षक की त्रिज्या कितनी होती है, और ये आपको एकदम याद रखना है कितना होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये इसका सही हो जाएगा, 13 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, मैं आपको सॉल्व करके सिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए आवृत्ति आपको दिया गया है, आवृत्ति दिया गया है। आवृत्ति को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दिया गया है कितना है 3mHz। इसको m माने होता है मेगा और hz माने हर्ज। ठीक है, तो ये मेगा हर्ज दिया हुआ है। और आवृत्ति का जो ऐसा मात्रक होता है हर्ज ही होता है, याद रखिएगा। यानी फ्रीक्वेंसी का जो ऐसा यूनिट होता है क्या होता है? हर्ज होता है। तो 3mHz हो गया। अब इसको देखिए मेगा हर्ज है, इसको हर्ज में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 की पावर में 6 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हर्ज में बदल जाएगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर आपको निकालने के लिए बोला गया तरंगधैर्य निकालिए। क्या निकालिए? तरंगधैर्य निकालिए। तो फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है कि स्पीड बराबर होता है फ्रीक्वेंसी। स्पीड बराबर क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है। ये आपका फॉर्मूला होता है, ये आप याद रख लीजिएगा। क्या? स्पीड बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। आपको निकालने के लिए क्या बोला गया है? वेवलेंथ निकालने के लिए बोला गया है, तरंगधैर्य निकालने के लिए बोला गया है। तो यहां से आप वेवलेंथ का फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। वेवलेंथ बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा है? स्पीड अपन क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर स्पीड अपन फ्रीक्वेंसी हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है? स्पीड आपको यहाँ पर दिया गया है। स्पीड एक्चुअल में कितना होता है? 3 × 10 के पावर में 8 होता है। 3 × 10 के पावर में 8 होता है। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितना है आपका? 3 × 10 के पावर में 6 है। 3 × 10 के पावर में 6 है। तो ये 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 10 के पावर में 8 है, 10 के पावर में 6 है, तो ये आपका हो जाएगा 10 के पावर में 2। यानी यहाँ पर बचा 10 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 10 दाएं 100 आया इसका आंसर। 100 है कहीं पर भी ऑप्शन में? हाँ बिल्कुल है, ये रहेगा इसका सही आंसर। माने 14 का जो सही हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। कैसे करना है पता चला आपको? यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिया है 3 मेगाहर्ट्ज दिया हुआ है, इसको हर्ट्ज में बदलने के लिए 10 की पावर में 6 से गुना कर दिए। स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है। तो वेवलेंथ हम लोग निकाल सकते हैं स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी। स्पीड होता है 3 × 10 की पावर में 8। ठीक है, और अपॉन क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा फ्रीक्वेंसी है 3 × 10 की पावर में 6, बस कैंसिल आउट कर दिया, हमारा आंसर आ गया 100। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्न में किस आयन का आकार सबसे बड़ा होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, यानी कि 4 आयन है और आपको बताना है कि किस आयन का जो आकार होगा सबसे बड़ा होगा, सबसे लार्जेस्ट होगा। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि O2-। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन में से यानी कि 4 आयन में से जो O2- आयन है इसका जो आकार होगा सबसे बड़ा होगा, सबसे लार्जेस्ट होगा। अब आप बोलेंगे कि सर कैसे? देखिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है जिसको आपको सीखना पड़ेगा, जेड इफेक्टिव। ठीक है, तो उसका थोड़ा लंबा सा कंसेप्ट है, आपको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, जो आप इस वीडियो में नहीं समझ सकते हैं। मैं आपको आगे बता दूंगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। लेकिन आप लोग नीचे कमेंट पे कमेंट करिए कि आप लोगों को कंप्लीट जो भी कोर्स है आप लोग का हर एक चीज का वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगर चाहिए होगा तो मैं मॉडल सेट खत्म होने के बाद हर एक चीज को अच्छे तरीके से बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 कि किस समूह के तत्वों को हेलोजन के नाम से जाना जाता है। मतलब यहाँ पर आपको बताना है कि देखिए जो हमारा पीरियोडिक टेबल होता है उसमें कुल मिलाकर 18 ग्रुप है। कुल मिलाकर कितना ग्रुप है? 18 ग्रुप है। तो आपको बताना है कि 18 ग्रुप में से किस ग्रुप को हम लोग हेलोजन ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए जो हमारा ग्रुप नंबर 17 होता है, ग्रुप नंबर जो 17 होता है, ग्रुप नंबर जो 17 होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेलोजन बोलते हैं। ग्रुप नंबर 17 को क्या बोलते हैं? हेलोजन बोलते हैं। याद रखिएगा, इसको हेलोजन ग्रुप भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, आगे देखिए जैसे ग्रुप नंबर 18 का बात करें तो ग्रुप 18 किसको बोलते हैं? तो ग्रुप जो 18 है उसको हम लोग नोबल गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोबल गैस, अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस,
आप कुछ भी बोल सकते हैं। और आप एक बार यहाँ पे जान लीजिए कि जो आपका ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 के तत्व को क्या कहते हैं, तो ग्रुप 1 के तत्व को हम लोग बोलते हैं एल्कली मेटल। क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल। ग्रुप 2 के तत्व को क्या बोलते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए, ग्रुप 17 को हेलोजन ग्रुप, ग्रुप 18 को नोबल गैस या फिर अक्रिय गैस या फिर निष्क्रिय गैस, ठीक है। ग्रुप 1 को क्या बोलेंगे? एल्कली मेटल, और ग्रुप 2 को क्या बोलेंगे? एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलेंगे। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्नलिखित में किस विन्यास की आयनन ऊर्जा अधिकतम है। ठीक है, यहाँ पर आयनन ऊर्जा का बात किया जा रहा है, और मैंने आपको बताया था कि जो आपका आयनन ऊर्जा यानी कि आयनोजेशन एनर्जी जो आपका होता है, क्या होता है, मान के चलिए कोई भी एटम है, कोई भी परमाणु है, ठीक है, उसके आउटरमोस्ट सेल में यानी कि जो बाहरी कक्षा जो होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको निकालने के लिए, मतलब उसको बाहर निकलने के लिए जो ऊर्जा का आवश्यकता होता है उसी को हम लोग आयनन ऊर्जा बोलते हैं। और जो हमारा एटम होगा, जो परमाणु होगा, वो क्या होना चाहिए? गैसीय अवस्था में होना चाहिए। क्लियर है? तो यहां पर देखिए, बात अगर करें उसी तरह से, तो यहां पर आप देख सकते हैं जो ऑप्शन नंबर सी है, यहां पर देखिए, यहां पर बोल रहा कि अधिकतम ना, तो इसके देखिए बाहरी कक्षा में यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसी को जाहिर सी बात है ज्यादा यहां पर ऊर्जा का आवश्यकता होगा, तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर सी है इसका सही हो जाएगा, 17 का क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। लेकिन इसका जो कंसेप्ट इसको आपको और अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। ठीक है, आप ये जो आयनन ऊर्जा है ना, इसको बहुत सारे बच्चे सीख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, आपको और अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा इसको। तो 17 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 35 है को आवर्त सरणी की किस आवर्त में रखा जाएगा। ठीक है, आप ये जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें देखिए परमाणु संख्या दिया हुआ है, परमाणु संख्या कितना दिया है? 35। सबसे पहले आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। आप 1s2 2s2 वाला से करिए या फिर KLMN वाला से करिए, कोई मतलब नहीं है, आप जिससे मैंने आप उसी से कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको क्लास 10th वाला ही याद दिलाता हूँ जो आपको अच्छे तरीके से याद होगा, जैसे कि KLMN में हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं। K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन, M में 18 इलेक्ट्रॉन और N में 32 इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए यहाँ पर 35 है ना, तो देखिए यहाँ पर K में तो 2 हो जाएगा, K घर में आपका, यहाँ पर मैं थोड़ा इधर करके लिखता हूँ, यहाँ पर देखिए K में तो 2 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपका क्या होगा? L में आपका 2 और 8 भी हो जाएगा, 2 और 8 कितना हो गया? 10 हो गया। M में आपका 18 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 और 8 10, 10 और 18 28 हुआ, बचा कितना? 7 बचा ना, तो KLMN, N घर में 7, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का रूल क्या होता था कि जो बाहर का जो कक्ष होगा, बाहरी जो कक्ष होगा उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ पर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है नहीं। और यहाँ पर देखिए कितना कक्ष हुआ आपका? K हुआ, L हुआ, M हुआ, N हुआ, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर 4 कक्ष है। कितने कक्ष है? 4 कक्ष है। तो जितना कक्ष होता है उतना ही आवर्त होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये जो 4 है ये सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 18 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सही आंसर। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। 18 का क्या हो गया? बी हो गया, 4 सही हो गया। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि निम्नलिखित में से किसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिकतम है, यानी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है किसका हाईएस्ट है। तो यहाँ पर हाईएस्ट होता है, सबसे ज्यादा किसका होता है? फ्लोरीन का होता है, F का होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 19 का क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों यानी कि ग्रुप की संख्या कितनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। 18 टोटल मिलाकर कितने ग्रुप है? 18 ग्रुप है और 7 पीरियड है, याद रखिएगा 7 पीरियड 18 ग्रुप, 7 आवर्त है और 18 समूह है या फिर 18 वर्ग है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, यहाँ पर अगर आप ये नियम सब जो है, चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम, एवोगाड्रो का नियम, अगर ये सब पढ़े होंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे देंगे। ठीक है, क्योंकि नियम पर बेस्ड है। क्या है कि एक ही ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह किसका नियम है आपको बताना है। तो ये जो 21 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एवोगाड्रो का नियम है। ये जो क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ पर ये जो नियम दिया गया है किसका नियम है? तो एवोगाड्रो का नियम है। तो 21 का सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? देखिए, PV बराबर nRT, ये एक बहुत ही पॉपुलर इक्वेशन है, और ये जो इक्वेशन है किस चीज का है आपको बताना है। तो ये जो है ना, ये आइडियल गैस यानी कि आदर्श गैस का समीकरण है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि गैस स्थिरांक R का सांख्यिक मान निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? ये जो R है ना हमारा, R का जो हमारा होगा न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि सांख्यिक मान, यह किस पर डिपेंड करता है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि माप की इकाइयों पर। क्या हो जाएगा? माप की इकाइयों पर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्या है कि वह गैस जो सभी ताप एवं दाब पर गैसों के नियमों का पालन करती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आदर्श गैस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आदर्श गैस। और आदर्श गैस के लिए जो समीकरण होता है क्या होता है? PV बराबर nRT होता है।
ठीक है, 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि n मोल वास्तविक गैस के लिए वांडरवाल समीकरण है। देखिए वांडरवाल इक्वेशन भी होता है, क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर ये जो 25 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो आप इक्वेशन देख पा रहे हैं ये हमारा वांडरवाल का इक्वेशन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, जो कि एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और आपको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। और ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इस टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने आपको सेट 1 में भी बताया था, और जहां पर मैंने आपको बताया था बॉयल्स लॉ। क्या बताया था, बॉयल्स लॉ। और यहाँ पर इसी लॉ का यूज हम लोग फिर से दोबारा करने वाले हैं। देखिए ये जो लॉ होता है क्या होता है, इसका फॉर्मूला P1V1 बराबर P2V2। क्या होता है, P1V1 बराबर P2V2। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या आपको दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखिए अगर बात करें यहाँ पर तो एक बार आपको दाब दिया गया है, 1 बार है, यानी ये प्रेशर है। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं इसको, यहाँ पर P1 मान लेते हैं इसको। ठीक है, P1 कितना दिया है आपको, 1 दिया हुआ है। वायु के यहाँ पर आयतन दिया है, देखिए आयतन दिया हुआ है, आयतन चलिए लिख लेते हैं, यानी कि इसको V1 बोल देते हैं। कितना दिया गया है, 500। क्लियर है, इधर चलते हैं। इधर का अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पर आपको इधर वाले ये दूसरे वाले में क्या दिया गया, आयतन फिर से दिया गया है, तो इसको हम V2 मान लेते हैं। कितना दिया गया है, 200 दिया गया है। और यहाँ पर आपको निकालने के लिए बोला कि दाब की आवश्यकता होगी, कितने दाब की आवश्यकता होगी, मिनिमम दाब कितना होगा, मिनिमम प्रेशर क्या होगा, यानी कि P2 आपको यहाँ से निकालना है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सूत्र आपके सामने आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ से P2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, P1 × V1 बटा V2। कोई प्रॉब्लम नहीं है, P1V1 बटा V2। अब यहाँ पर आप वैल्यू बैठाइए खाली। P1 कितना है आपका, देख लीजिए P1 है आपका 1, तो 1 बैठा देंगे गुना। V1 कितना है 500, तो 500 लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बटा V2 कितना है आपका 200, तो 200 लिख दीजिए। यहाँ पर 20 कट गया, और यहाँ पर देखिए 5/2 आया, 5/2 यानी कि 2.5, यानी कि 2.5, तो 2.5 बार इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्लियर है, कितना सिंपल क्वेश्चन आप देख सकते हैं। बॉयल्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बॉयल्स लॉ से हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, सेट 1 में भी किए थे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेट 2 में भी है, हो सके सेट 3 में भी आपको मिल जाए, इसलिए बॉयल्स लॉ को आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। क्लियर है, तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 27। ये जो V/T बराबर क्या है, कांस्टेंट है, कोई एक स्थिरांक है। ये मतलब ये जो है किसका नियम है, ये किसका नियम है, तो 27 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चार्ल्स का नियम, चार्ल्स लॉ है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है आपके पास कि निम्न में से कौन सा तत्व बेरिलियम यानी कि बी के साथ विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है। विकर्ण माने क्या होता है, ऐसे वाला, ये वाला बोलिए या फिर ये वाला बोलिए, ऐसे ही तो विकर्ण होता है। तो जहां पर भी आपका बी है, बी किसके साथ विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है, तो ये क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम, यानी कि Al। बी जो है ये Al के साथ क्या करता है, डायगोनली रिलेशनशिप रखता है, यानी कि यहाँ पर विकर्ण संबंध रखता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी हाइड्रोक्साइड है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन वाला आपका उभयधर्मी हाइड्रोक्साइड है। तो यहाँ पर ये जो BeOH2 है, यानी कि यहाँ पर ये देख सकते हैं BeOH2 जो है ना आपका BeOH2, ये आपका क्या है, उभयधर्मी हाइड्रोक्साइड, यानी कि एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि किस हाइड्रोक्साइड की क्षारीय शक्ति अधिकतम है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, जो हाइड्रोक्साइड वाला है यहाँ पर आपको बताना है किसका जो क्षारीय शक्ति होगा, क्षारक का जो पावर है वो सबसे ज्यादा है, किसमें है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि KOH का हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्या है कि एस ब्लॉक तत्वों का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, और ये मैंने आपको सेट 1 में भी बताया था। क्या होता है, NS के पावर में 1 से लेकर 2 तक, यानी NS के पावर में 1 से लेकर 2, 1 से लेकर 2। यहाँ पर 1 का मतलब होता है, देखिए एक होता है हमारा NS1 जो हमारा होता है ग्रुप 1 के लिए, एक होता है NS2 जो होता है हमारा ग्रुप 2 के लिए, और जो हमारा S ब्लॉक होता है ना, S ब्लॉक जो होगा, S ब्लॉक में हमारा 2 ग्रुप रहता है, एक ग्रुप 1 रहता है, एक ग्रुप 2 रहता है, और इसका जो बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा NS क्या होगा, या तो 1 होगा या फिर 2 होगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा है। आगे देखिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, यहाँ पर आपको एक कंपाउंड दिया गया है और इसका आपको IUPAC नाम लिखना है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सब चीज समझ लेना है, तभी आप हर एक चीज को कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको हम लोग थोड़े अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, कैसे लिखना है, देखिए CH3 है तो हमने CH3 लिख लिया, यहाँ पर हमने CH2 लिख लिया, CH2 लिख लिया, फिर क्या है यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर CH है तो CH हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे Cl है और यहाँ पर CHO है। ठीक है, थोड़ा अच्छे तरीके से लिख लेते हैं ऊपर में, ये वाला हमारा क्या हो गया, CHO हो गया। अब देखिए ये जो CHO है ये हमारा क्या है, आप सभी को पता होगा एल्डिहाइड है।
क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो Cl ये हमारे क्या है, क्लोराइड है, CHLORID क्लोराइड, क्लियर है। अब ये जो है ये भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है और ये भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है। देखिए यहाँ पर जो आप नाम लिखेंगे ना, सबसे पहले आपको लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन देखना पड़ेगा, कार्बन का जो लंबा चेन है कौन सा है। तो आप देख सकते हैं ये जो है ये आपका क्या है, कार्बन का लंबा चेन है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए जो नंबरिंग होता है, आपको नंबरिंग कहाँ से स्टार्टिंग करना है, तो जिधर से आपको सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप मिलेगा उधर से ही आपको नंबरिंग करना है। तो देखिए अगर इधर का बात करें तो 1 2 3 4 4 नंबर में फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है, और अगर इधर का बात करें तो फर्स्ट से ही आपको यहाँ पर मिलना स्टार्ट हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप। तो इधर से ही नंबरिंग होगा 1 2 3 4 और ये रहा 5, क्लियर है। अब देखिए 2 नंबर में आपका क्या है, क्लोराइड है, और क्लोराइड के लिए हम लोग लिखते हैं क्लोरो, तो क्या लिखेंगे 2 क्लोरो, CHLORO, 2 क्लोरो हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर 5 है, कुल मिलाकर 5 के लिए लिखते हैं पेंट, PENT, और देखिए हर जगह पर सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हम लोग ये किस में जाएगा, एल्केन में जाएगा, एल्केन में, और एल्केन के लिए हम लिखते हैं हम लोग ANE लिखते हैं, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के लिए आप सभी को याद होगा AL लिखते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड के लिए क्या लिखते हैं, AL लिखते हैं। और ये जो एल्डिहाइड होता है ये हमारे क्या होता है, बाद में लगता है, और जब बाद में लगता है ना तो ये जो E होता है ये E तो हट जाता है और यहाँ पर हमारा AL लग जाता है, तो इसका नाम हो गया 2 क्लोरो पेंटेनल, ठीक है। ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही हो जाएगा, 2 क्लोरो पेंटेनल, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप समझ पाए होंगे। और मैं आपको आगे और अच्छे तरीके से बता दूंगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, एकदम बेफिक्र रहिए। क्वेश्चन नंबर 33 क्या देखिए कि इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन रागी है, यानी कि कौन आपका इलेक्ट्रोफाइल है, कौन आपका इलेक्ट्रोफाइल है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि BF3। BF3 क्या है आपका यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन रागी यानी कि इलेक्ट्रोफाइल है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, 34 क्या है कि मीथेन अणु में C परमाणु का संकरण क्या है। देखिए जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ये आपको समझना पड़ेगा, जो डायग्राम बनेगा किस प्रकार से बनेगा। एक्चुअल में देखिए जो आपका मीथेन होता है ना CH4, जैसे हम लोग मीथेन का स्ट्रक्चर इस प्रकार से बना देते हैं, लेकिन एक्चुअल में मीथेन का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता नहीं है, बल्कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडेशन होता है, कौन सा संकरण होता है, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। 34 का क्या होता है, ए होगा यहाँ पर सही आंसर, sp3 होता है। क्या होता है यहाँ पर, sp3 संकरण होता है, sp3 हाइब्रिडेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या है कि इनमें से कौन प्लस I प्रभाव दर्शाता है, मतलब प्लस I इफेक्ट कौन दर्शाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि CH3। CH3 जो है ये क्या करता है, प्लस I इफेक्ट प्रदर्शित करता है, प्लस I इफेक्ट मतलब शो करता है, क्लियर है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 35 क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको बता दिया, शायद आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।